टेरेस में सैम अपनी पूर्व प्रेमिका द्वारा आयोजित एक पार्टी में पहुंचता है। हालांकि उसका मौजमस्ती करने का कोई इरादा नहीं है। उसका एकमात्र लक्ष्य अपने पुराने कैसेट टेप वापस पाना है। जब सैम अपनी चीजें वापस मांगता है तो उसकी पूर्व प्रेमिका जवाब देती है कि वह मेहमानों के साथ व्यस्त है और उसे इंतजार करने के लिए कहती है। भीड़ के बीच असहज महसूस करते हुए सैम को अकेले बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब वह इंतजार करते करते थक जाता है तो वह अपनी पूर्व प्रेमिका के पास फिर से जाता है और पूछता है कि उसके टेप कहाँ है। वह दफ्तर की ओर इशारा करती है और उसे तब तक वहीं रहने के लिए कहती है जब तक वे निजी तौर पर बात नहीं कर सकते। दालान में नशे में धुत मेहमानों को अनदेखा करते हुए सैम दफ्तर की ओर जाता है, अपने पीछे दरवाजा बंद करता है और अपनी चीजें ढूंढना शुरू करता है। आखिरकार टेप ढूंढने के बाद वह अचानक नोटिस करता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है। वह कुछ टिश्यू लेता है और थोड़ा आराम करने का फैसला करता है। आखिरकार सैम सो जाता है। जब बाद में दरवाजे के पीछे से चीखें गूंजने लगती हैं, तो वह उन्हें सुन नहीं पाता। अगली सुबह सैम उठता है, अपना सामान इकट्ठा करता है और अपार्टमेंट छोड़ने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, वह डर से कांप उठता है। अपार्टमेंट में हर जगह खून और अराजकता है। हथियार के रूप में काम आने वाली एक यादृच्छिक वस्तु को पकड़कर सैम सावधानी से दालान में कदम रखता है और पाता है कि उसकी पूर्व प्रेमिका सहित पार्टी के सभी मेहमान लाश में बदल गए हैं। जब वे उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो सैम दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाता है। खिड़की से बाहर देखने पर उसे पता चलता है कि हर जगह एक जैसी स्थिति है। अधिकांश लोग लाश में बदल गए हैं और जो नहीं बदले हैं वे खतरे में हैं। खून के प्यासे मरे हुए लोगों द्वारा उनका पीछा किया जा रहा है। पेरिस की सड़कों पर सैम एक परिवार को अपनी कार में भागने की बेताबी से कोशिश करते हुए देखता है। हालांकि तेज आवाज लाशों का ध्यान आकर्षित करती है और वे जल्दी से वाहन को घेर लेते हैं और उसके यात्रियों को बेरहमी से मार डालते हैं। सैम मेहमानों द्वारा पीछे छोड़े गए जैकेट और बैग की तलाशी लेना शुरू कर देता है। उनके सामान में से उसे मोबाइल फोन मिलते हैं और पीड़ितों द्वारा अपने प्रियजनों को भेजी गई मदद की कई पुकारें सुनता है। गलियारे में अब संदिग्ध आवाजें सुनाई नहीं देती। सैम अपार्टमेंट छोड़ने का फैसला करता है और इमारत की छत पर जाता है, उम्मीद करता है कि कोई जीवित व्यक्ति या मदद के आने के संकेत मिल जाए। लेकिन उसकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं। वह पूरी तरह से उजाड़ के एक उदास दृश्य का सामना करता है। छत पर एक भी जीवित व्यक्ति नहीं है और कोई मदद नजर नहीं आती। अकेले रह जाने पर सैम अपने जीवन के लिए लड़ने का फैसला करता है। वह अपार्टमेंट में वापस आता है और दूषित खून को हटाने की कोशिश करते हुए सफाई करना शुरू कर देता है। अचानक उसका ध्यान नीचे के अपार्टमेंट से आ रही एक अजीब सी नाक की ओर जाता है। सैम यह जांचने का फैसला करता है कि क्या हुआ था और फिर कोई गोली चलाता है, जिससे फर्श में एक छेद हो जाता है। सैम उसमें झांकता है और एक पड़ोसी का शव पाता है जिसने आत्महत्या कर ली थी। जल्द ही जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है और सैम दीवार से एक धातु की छड़ पकड़ता है और उसका उपयोग करके छेद को तब तक चौड़ा करता है जब तक कि वह उसके लिए गुजरने के लिए पर्याप्त बड़ा न हो जाए। पड़ोसी के अपार्टमेंट के अंदर जाने पर सैम को एक और शव मिलता है। वह बूढ़े व्यक्ति को कंबल से ढकता है और दूसरे पीड़ित की जांच करता है। इस प्रक्रिया में उसे पता चलता है कि पहली अजीब नाक उसने तब सुनी थी जब पड़ोसी ने अपनी पत्नी को गोली मार दी थी। वह संक्रमित थी और उसने अपनी प्रेमिका को मारने के बाद खुद की जान लेने का फैसला किया। भूख लगने पर सैम भोजन की तलाश में रसोई में जाता है। वह सभी दराजों और अलमारियों की अच्छी तरह से तलाशी लेता है
आपूर्ति इकट्ठा करता है। अपार्टमेंट के मालिक का एक हथियार पाकर वह उसे सभी गोला बारूद के साथ ले जाता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि दालान में कोई लाश नहीं है, सैम सावधानी से अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर देता है। रास्ते में वह अपने रास्ते को सुरक्षित करने के लिए अपने पीछे प्रत्येक दरवाजे को सावधानी से बंद करता है। जब सैम सामने के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है तो वह बाहर लाशों की भीड़ को देखता है। बिना समय बर्बाद किए वह दरवाजा बंद कर देता है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि इमारत अब सुरक्षित है, सैम केयरटेकर के कमरे में जाता है और सभी अपार्टमेंट की चाबियां ढूंढता है। खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे ज़ॉम्बी को नजरअंदाज करता है। कमरे के अंदर सैम को टूना का एक डिब्बा मिलता है, जिसे वह तुरंत खा लेता है। वह सभी आपूर्ति और आइटम भी इकट्ठा करता है जो काम आ सकते हैं, जिसमें काम आने वाले उपकरण भी शामिल हैं। इसके बाद सैम अपार्टमेंट नंबर के हिसाब से चाबियां छांटता है ताकि हर एक की जांच करने के लिए उनका इस्तेमाल कर सके। जिस पहले अपार्टमेंट में वह जाता है, वहां उसका सामना एक संक्रमित व्यक्ति से होता है जो तुरंत उस पर हमला कर देता है। सैम कुछ देर तक मरे हुए व्यक्ति से जूझता है, लेकिन उसे दूर धकेलकर भागने में सफल हो जाता है। खतरनाक अपार्टमेंट में वापस जाने से बचने के लिए सैम दरवाजे पर एक क्रॉस बनाता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। जैसे जैसे वह अन्य अपार्टमेंट की खोज जारी रखता है, सैम सौभाग्य से पाता है कि वे खाली हैं। वह सावधानी से सभी खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करता है, जिसमें डिब्बाबंद सामान और सूखे उत्पाद शामिल हैं। हालांकि उसकी खोज केवल भोजन तक ही सीमित नहीं है। सैम को एक पेंटबॉल गन भी मिलती है, जो ज़ॉम्बी के खिलाफ काम आ सकती है। एक संगीतकार के रूप में वह एक प्लेयर, कुछ पुराने कैसेट और यहाँ तक कि एक ड्रम सेट पाकर विशेष रूप से प्रसन्न होता है। ये खोजें पुरानी यादें वापस लाती हैं। सभी अपार्टमेंट का निरीक्षण समाप्त करने के बाद सैम एक सुरक्षात्मक फेस मास्क लगाता है और अपार्टमेंट को बंद कर देता है। लेकिन फिर अचानक लिफ्ट चलने लगती है। सैम को अंदर एक ज़ॉम्बी मिलता है, जो उसके आश्चर्य के लिए आक्रामकता नहीं दिखाता है। उसे मारने के बजाय सैम ने मरे हुए को एक लोहे की बाड़ से एक पट्टा के साथ बांधने का फैसला किया ताकि वह भाग न सके। देर शाम थके हुए और भूखे सैम अपने पुराने कैसेट सुनते हुए खाने के लिए बैठ जाता है। संगीत अतीत की कई सुखद यादें वापस लाता है, जिससे वह कुछ समय के लिए अपने आसपास की अराजकता को भूल जाता है। अगले दिन सैम कुछ समय बाहर ज़ॉम्बी को ध्यान से देखता है, उनके व्यवहार का अध्ययन करता है। उसके बाद वह अपनी आपूर्ति को व्यवस्थित करने का फैसला करता है। वह अपने द्वारा इकट्ठा किए गए सभी भोजन को रखता है, ध्यान से इसे भागों में विभाजित करता है ताकि यह लंबे समय तक चले, और ट्रैकिंग के लिए सब कुछ एक नोटबुक में रिकॉर्ड करता है। समय का ट्रैक रखने के लिए सैम गंदे खिड़की पर एक ग्रिड बनाता है, प्रत्येक दिन को चिह्नित करने की योजना बनाता है। अपार्टमेंट का निरीक्षण करने के लिए वापस लौटते हुए सैम ने तनाव को कम करने और खुद को विचलित करने के लिए ड्रम बजाने का फैसला किया। हालांकि वह जल्दी से महसूस करता है कि ध्वनि ज़ॉम्बी को खिड़की की ओर आकर्षित करती है और उसे बेहद सतर्क रहना पड़ता है। दिन बीतते जाते हैं और सैम खुद को व्यस्त रखने के तरीके खोजने के लिए संघर्ष करता है। वह खिड़की पर दिनों को चिह्नित करना जारी रखता है, शेष आपूर्ति से सरल भोजन तैयार करता है और कभी-कभी रात में छत पर जाता है ताकि अराजकता से घिरे उजाड़ परित्यक्त शहर की प्रशंसा कर सके। अपने जीवन में कुछ विविधता लाने के लिए सैम ने पहले मिली पेंटबॉल गन का उपयोग करने का फैसला किया। वह सड़क पर लाशों पर गोली चलाना शुरू कर देता है और फिर अपनी पूर्व प्रेमिका की पुरानी तस्वीरों पर उन्हें काट देता है, यह कल्पना करते हुए कि यह अतीत के साथ उसकी लड़ाई का हिस्सा है।
एक दिन सैम को नीचे के अपार्टमेंट से एक तेज और सुखद गंध आती हुई दिखाई देती है। वह नीचे जाता है और अपने डरावने रूप में पाता है कि पड़ोसी के शव सड़ने लगे हैं। सैम फैसला करता है कि वह उन्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता और अपनी घृणा पर काबू पाते हुए शवों को उठाता है और उन्हें बालकनी में ले जाता है। हालांकि वह उन्हें साधारण कचरे की तरह फेंक नहीं सकता। इसके बजाय वह शवों को सावधानी से स्लीपिंग बैग में रखता है, उनके कुछ महत्वपूर्ण सामान डालता है और एक पल के मौन के बाद उन्हें दिवंगत के प्रति अंतिम सम्मान के रूप में बिस्तर पर छोड़ देता है। इसके बाद सैम गंध को और फैलने से रोकने के लिए अपार्टमेंट के दरवाजे को टेप से सील कर देता है। एक बार काम खत्म होने के बाद सैम नहाने का फैसला करता है, लेकिन अचानक पानी बहना बंद हो जाता है। बाद में बिस्तर पर लेटे हुए सैम को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जब लाशों का एक झुंड कमरे में घुसता है तो वह डर जाता है। वे उस पर हमला करते हैं और सैम दर्द में चिल्लाता है, खुद को चीरता हुआ महसूस करता है। हालांकि एक पल में वह जाग जाता है और महसूस करता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। अगले दिनों में से एक दिन सैम खुद को फिट रखने के लिए अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करने का फैसला करता है। वह अपने हेडफोन के जरिए संगीत सुनते हुए इमारत की मंजिल पर ऊपर नीचे दौड़ना शुरू कर देता है। अपनी एक दौड़ के दौरान वह लिफ्ट के पास रुकता है और बाड़ से बंधे लाश से हाथ मिलाने की हिम्मत करता है। सैम उसे एक नाम देने का फैसला करता है। अल्फ्रेड कल्पना करता है कि वह उसका नया पड़ोसी है। जल्द ही लंबे समय से प्रतीक्षित बारिश शुरू हो जाती है। सैम बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बर्तन और कंटेनर निकालता है। वह इसका इस्तेमाल आखिरकार खुद को धोने के लिए करता है। उसके बाद सैम लिफ्ट के पास बैठता है, एक सिगार जलाता है और अल्फ्रेड से बात करना जारी रखता है, अपने विचारों और भावनाओं को साझा करता है। सैम स्वीकार करता है कि उसकी स्थिति का सबसे कठिन हिस्सा अनिश्चितता है। वह नहीं जानता कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ और यह बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है। कुछ समय बाद सैम खिड़की के पास खड़ा होता है और अचानक बाहर एक बिल्ली को देखता है। उसकी उपस्थिति से चौंककर वह नीचे की ओर भागता है, इमारत का दरवाजा खोलता है और चारों ओर देखता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि आसपास कोई लाश न हो, वह बिल्ली को लुभाने की उम्मीद में टूना का एक डिब्बा खोलता है। जानवर सावधान है, लेकिन भोजन की गंध उसके डर पर काबू पा लेती है और बिल्ली धीरे धीरे सैम के पास आती है। अचानक तेज आवाज से बिल्ली डर जाती है और चिंतित होकर सैम दरवाजा खुला छोड़ देता है और बिल्ली को खोजने के लिए कार की ओर चुपके से जाने लगता है। वह कारों के पीछे छिप जाता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और उसकी ओर आने लगता है। सैम जल्दी से कार में चढ़ जाता है और खिड़की में ज़ॉम्बी को लात मारता है। वह जल्दी से पीछे की सीट पर चला जाता है और यात्री दरवाजे से कार से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वह वापस इमारत की ओर भागता है, मुश्किल से अपने पीछे दरवाजा बंद कर पाता है। अपार्टमेंट में वापस आकर सैम फिर से खिड़की से बाहर देखता है और बिल्ली को ज़ॉम्बी में से एक के बगल में बैठा हुआ देखता है और उस पर गोली चलाता है। वह खिड़की से दूर हो जाता है और अचानक फर्श पर खून देखता है। खुद की जांच करने के बाद सैम को पता चलता है कि ज़ॉम्बी से भागते समय उसके पैर में चोट लग गई है। घाव को साफ करने के बाद सैम खुद को यह समझाने की कोशिश करता है कि अभी तक संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पाता है कि वह संक्रमित नहीं है। सैम हथियार को इस तरह से सेट करता है कि अगर वह मुड़ना शुरू करता है तो यह अपने आप फायर हो जाएगा। इसके तुरंत बाद वह सो जाता है। नींद में उसका हाथ फिसल जाता है और हथियार गलती से चल जाता है। सौभाग्य से गोली चूक जाती है। कुछ समय बाद
जब सैम पौधों की देखभाल कर रहा होता है तो उसे बाहर से किसी की नाक की आवाज सुनाई देती है। वह जवाब पाने की उम्मीद में कुछ शब्द चिल्लाता है, लेकिन वहां केवल सन्नाटा होता है। सैम खिड़की से बाहर देखता है और अपने सामने की इमारत में एक आकृति देखता है। हालांकि दूरी के कारण वह यह नहीं बता पाता कि यह कोई जीवित व्यक्ति है या ज़ॉम्बी। बेहतर दृश्य की तलाश में सैम आसपास के वातावरण को करीब से देखने के लिए छत पर चढ़ जाता है, लेकिन वहां भी उसे जीवन के कोई संकेत नहीं मिलते। समय धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ता है और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वह अपार्टमेंट में लौटने का फैसला करता है। वहां सैम थोड़ा आराम करने के लिए तकिए से एक किला बनाता है। वह आराम करने की उम्मीद में पानी गर्म करने और गर्म स्नान करने के लिए एक छोटी सी आग जलाता है। अचानक उसे फिर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वे जल्दी ही गायब हो जाती हैं। बाद में सैम को इस बात की चिंता होने लगती है कि उसके पास कितना खाना बचा है। वह एक बैग पैक करता है और सामान की तलाश में बाहर निकल जाता है। हालांकि यह सिर्फ उसकी कल्पना ही साबित होती है, क्योंकि वह वास्तव में कभी बाहर नहीं निकल पाता। बेहद अकेलापन महसूस करते हुए सैम दर्द को कम करने के लिए शराब पीना शुरू कर देता है। एक दिन हताशा में वह अल्फ्रेड पर चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे बताता है कि ज़ॉम्बी कई दिनों से दिखाई नहीं दिए हैं और वे दोनों बिल्कुल अकेले लग रहे हैं। अपने अकेलेपन को दूर करने की कोशिश करते हुए सैम फिर से ड्रम बजाना शुरू कर देता है, लेकिन तेज आवाज ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। वे जल्दी से उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर इकट्ठा होते हैं, अंदर घुसने और चिल्लाते हुए सैम तक पहुंचने की बेताबी से कोशिश करते हैं। अपने किए का एहसास करते हुए सैम गुस्से में अल्फ्रेड से अपनी कही हर बात के लिए माफी मांगता है। हालांकि अल्फ्रेड उसकी पीड़ा का मूक गवाह बना रहता है। कुछ समय बाद अपने बचे हुए खाने को इकट्ठा करते हुए सैम फिर से पुराने कैसेट बजाता है। अतीत में अपने परिवार की आवाजें उसे इतनी जोर से मारती हैं कि वह नियंत्रण खो देता है और गुस्से में टेबल से सब कुछ साफ कर देता है। देर रात सैम को एक और नाक की आवाज सुनाई देती है। इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के वह दरवाजे से गोली चलाता है, लेकिन जब वह छेद से देखता है तो उसे यह एहसास होने पर डर लगता है कि उसने एक साधारण महिला को गोली मारी है, किसी ज़ॉम्बी को नहीं। सदमे में जमी हुई वह उसे अपनी बाहों में उठाता है और बिस्तर पर ले जाता है, जहां वह तुरंत उसके घावों का इलाज करता है और गोली निकालता है और उससे विनती करता है कि वह उसके साथ रहे। सैम के कमरे से बाहर जाने के बाद वह दरवाजे के पास एक महिला का बैग देखता है। इसे खोलने पर उसे अंदर एक रस्सी और एक हुक मिलता है। अगली सुबह दोहक से अभिभूत सैम अप्रत्याशित रूप से सुनता है, जानता है और पाता है कि जिस महिला को उसने गलती से गोली मारी थी वह बच गई है। बहुत खुश होकर वह उसके लिए कबूतर का सूट तैयार करता है और उसके बारे में और जानना शुरू करता है। उसका नाम सारा है और वह लंबे समय से जीवित रहने के लिए अनुकूलित है। वह लाशों से बचने के लिए एक इमारत से दूसरी इमारत में कूदने के लिए अपने हुक का उपयोग करती है। सारा ने अन्य बचे हुए लोगों को अपार्टमेंट में छिपते हुए देखा है, लेकिन उनमें से कई अकेलेपन और डर से पागल हो गए हैं। उसके अनुसार लाशों का ऊंचाई पर समन्वय खराब होता है और वह कभी भी एक सप्ताह से अधिक समय तक एक स्थान पर नहीं रहती। सैम सारा को आश्वस्त करता है कि यह इमारत काफी सुरक्षित है, लेकिन उसे संदेह है कल उसे यहाँ लाने वाली गोली ने लाशों का ध्यान आकर्षित किया होगा। कुछ समय बाद सैम इमारत के चारों ओर अपनी दैनिक सैर पर जाता है और सारा उसके साथ शामिल होने का फैसला करती है। जैसे ही वे अल्फ्रेड के पास से गुजरते हैं
बंधे हुए ज़ोंबी जिसे सैम पड़ोसी मानता है, सारा चौंक जाती है और झिझकती है। लेकिन सैम उसे आश्वस्त करता है कि अल्फ्रेड कोई खतरा नहीं है और शायद फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सैर के बाद सैम अपने संगीत पर वापस लौटता है और उसकी खुशी के लिए सारा उसकी मदद करने के लिए खुश है। शाम को हमेशा की तरह सैम अल्फ्रेड से बात करता है, यह सोचते हुए कि क्या अब वह किसी के साथ रह पाएगा। हालांकि भोजन की कमी की समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। उन दोनों के लिए स्पष्ट रूप से पर्याप्त आपूर्ति नहीं है और सैम को कठोर उपायों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आखिरकार वह उस दरवाजे पर लौटने का फैसला करता है जिस पर उसने पहले क्रॉस से निशान लगाया था। अंदर वह ज़ॉम्बी के एक समूह को देखता है जिसे वह तुरंत गोली मार देता है। मरे हुए लोगों के कमरे को साफ करने के बाद सैम आखिरकार वह सारी आपूर्ति इकट्ठा करने में सक्षम हो जाता है जो उसे थोड़ी देर तक टिक सकती है। अपने अपार्टमेंट में लौटते हुए वह उत्सुकता से महसूस करता है कि सारा वहां नहीं है। चारों ओर देखते हुए सैम उसे छत पर पाता है। सारा जल्द से जल्द वहां से निकलने के बारे में सोच रही है। वह उससे कहती है कि वह सड़क पार करके सामने वाली इमारत में कूदने का अभ्यास करना चाहती है ताकि वह संभावित भागने के लिए तैयार हो सके। सैम विरोध करना शुरू कर देता है, यह समझाते हुए कि यह बहुत खतरनाक है और वे मर सकते हैं, लेकिन सारा अडिग रहती है। वह समझाती है कि ज़ॉम्बी जल्द ही दरवाज़ा तोड़ देंगे और वे आसान शिकार बन जाएंगे। गुस्से में सारा अपार्टमेंट में घुस जाती है और स्तब्ध सैम उसका पीछा करता है। लेकिन उसकी चुप्पी उसे परेशान करने लगती है और धीरे धीरे उसका दिमाग भयानक सच्चाई को समझने लगता है। जब वह उसके घावों का इलाज करने की कोशिश कर रहा था, तब सारा कभी नहीं जागी। इस पूरे समय उसकी उपस्थिति एक भ्रम के अलावा कुछ नहीं थी। कमरे में प्रवेश करते हुए सैम को उसकी मृत देह को बिस्तर पर पड़ा देखकर डर लगता है। रोते हुए वह उसके पास जाता है और उसका ठंडा हाथ पकड़ता है। सैम शव को चादर से ढकता है और मोमबत्तियां जलाता है ताकि एक तरह की विदाई रस्म अदा की जा सके। फिर वह उसे वापस देखने का फैसला करता है। अंदर उसे एक डिजिटल कैमरा मिलता है। जैसे ही वह तस्वीरों को स्क्रॉल करता है, उसे सबसे पहले सारा की अपने परिवार के साथ तस्वीरें दिखाई देती हैं। उसके अतीत के सुखद पल। लेकिन फिर उसे छत पर ली गई अपनी एक तस्वीर मिलती है। इससे यह पुष्टि होती है कि सारा किसी दूसरी इमारत में थी और दूर से उसे देख रही थी। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि वह अपना दिमाग खोने लगा है, सैम ने फैसला किया कि अब इमारत छोड़ने का समय आ गया है। अंतिम संकेत के रूप में वह अपने पुराने कैसेटों में आग लगा देता है। फिर वह सारा का बैग पकड़ता है और छत पर चढ़ जाता है, उसके हुक का उपयोग करके भागने के लिए तैयार होता है। लेकिन अल्फ्रेड को याद करते हुए सैम उसे मुक्त करने का फैसला करता है। सैम को आश्चर्य होता है कि अल्फ्रेड हमला नहीं करता है, बल्कि आज्ञाकारी रूप से उसका पीछा करता है। सैम उसे एक अपार्टमेंट में ले जाता है। इस बीच जलते हुए कैसेट फायर अलार्म को ट्रिगर करते हैं और लाशें आखिरकार सामने के दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देती हैं। मरे हुए लोगों की भीड़ सैम का पीछा करती है। वह जितने लाशों को मार सकता है मारता है, लेकिन उनकी संख्या उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करती है। सैम लड़ाई बंद करने और भागने का फैसला करता है। वह अब मुक्त लिफ्ट की ओर दौड़ता है, अंदर भागता है और गेट बंद कर देता है, अपने पीछे पहुंचने वाले भयावह लाशों के हाथों को अनदेखा करता है। सैम लिफ्ट शाफ्ट पर चढ़ना शुरू करता है। एक मंजिल पर पहुंचकर वह एक खाली अपार्टमेंट में भाग जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसका पीछा करते रहते हैं। हताशा में वह पर्दे पकड़ता है और मरे हुए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उनका इस्तेमाल करता है।
सैम गलती से फर्श पर पड़ी कुछ वस्तुओं को गिरा देता है, जिससे ज़ॉम्बी का ध्यान आकर्षित होता है। वह कुछ ज़ॉम्बी को मारता है और पास के सोफे को पकड़कर उनके ऊपर रख देता है। इसके बाद सैम सोफे पर चढ़ जाता है और दीवार में एक छेद का इस्तेमाल करके अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाता है। यह पहले से ही धुएं से भरा हुआ है और ज़ॉम्बी हर जगह हैं, लेकिन घना धुआं उसे बिना किसी की नज़र में आए आगे बढ़ने में मदद करता है। सैम आखिरकार छत पर पहुंच जाता है। सारा के हुक का इस्तेमाल करके वह रस्सी को सड़क के उस पार इमारत पर फेंक देता है। ज़ॉम्बी पहले से ही उसके ठीक पीछे हैं, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के सैम कूद जाता है। कूदने के दौरान वह इमारत के किनारे से टकरा जाता है। कुछ सेकंड बाद सैम होश में आता है और राहत महसूस करता है कि वह भागने में कामयाब रहा। खिड़की के पास एक ज़ॉम्बी खड़ा है, इसलिए सैम छत पर चढ़ जाता है और शहर के नज़ारे को देखता है। अचानक उसे दूर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसे उम्मीद होती है कि वे आवाज़ें जीवित बचे लोगों द्वारा बनाई जा रही हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।